बाद ही जैसे ही इन्होंने प्रवेश किया हॉस्पिटल में, वो अपने पार्टी में चली गई। ऐसा बताया गया कि वो पार्टी में गई हुई। पूछने पर कि कहाँ गई है, पता चला किसी पार्टी में गई हुई, ऐसा बताया। अब उनकी गैर हाजिरी में उनका आश्वासन था कि कोई भी स्थिति में हम एक गायनेकोलॉजिस्ट जो प्रसव करा सके उसे उपलब्ध कराएंगे, अल्टरनेट में उपलब्ध कराएंगे वैकल्पिक रूप से, जो कि नहीं कराया गया। इसके स्थान पर उनका छोटा भाई सौरभ मोहबे, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है, पीडियाट्रिशियन है, ऐसा बताया जाता है, उसके द्वारा ये कराया गया, जो कि बिल्कुल भी नियम के विरुद्ध है। और इसी कारण से जब इनकी डिलीवरी हुई, लेखा यादव की जब डिलीवरी हुई तो इनका बहुत अधिक रक्त स्त्राव हो गया। बच्चे को निकालते ही न माँ को दिखाया गया, न पिता को दिखाया गया, न उपस्थित परिजनों को दिखाया गया, सीधा वेंटिलेटर में बच्चे को ले जाकर के डाल दिया गया, ये बोलकर कि बच्चे के लंग्स काम नहीं कर रहे हैं। बच्चे के लंग्स काम नहीं करने की वजह से उसको वेंटिलेटर में रखा जा रहा है। और ऐसा कहकर बच्चे को वेंटिलेटर में, नवजात शिशु को डाल दिया गया, जिसको उसकी माता ने अपने हाथ से न छू पाई, न देख पाई, न परिजनों ने देख पाए ठीक से। उसके बाद सुबह 24 नवंबर की रात बीती, 3 बजे वो मैडम आई हैं और बोली कि सब कंट्रोल में है, सब कंट्रोल में। अंत तक वो झूठ ही बोलती रही। एक रूम में लेखा यदु को रख दिया गया। रूम में रखने के बाद लेखा यदु का जो रक्त स्त्राव हो रहा था वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तो आनंद फानंद में जब डॉक्टर नीचे आई और उनको बताया गया कि रक्त स्त्राव तो रुक ही नहीं रहा है, इस प्रकार की डिलीवरी के बाद जो रक्त स्त्राव रुक नहीं रहा है, इसके लिए आप कुछ करिए। नहीं बचेगी, इतना ब्लड अगर फ्लो होते रहेगा तो बच नहीं पाएगी, आप देखिए थोड़ा। तब वो आनंद फानंद में आकर के उन्होंने कहा कि अच्छा आप एक काम, कितना अनप्रोफेशनल बिहेवियर था उनका। आप एक काम करो, 10 प्लाज्मा ले आओ, आप एफबीपी ले आओ, आप 15 होल ब्लड ले आओ। मतलब जिस तरह किसी हम होटल रेस्टोरेंट में ऑर्डर देते हैं उस तरह वो ब्लड के मतलब मंगाने के लिए हमें कहने लगे। और आनंद फानंद में हम लोगों ने पूरी 56 यूनिट ब्लड की व्यवस्था की। 56 यूनिट ब्लड, लगभग सबकी रसीदें हमारे पास और सारे साक्ष्य हमारे पास हैं, जो हम प्रस्तुत करेंगे आपके माध्यम से। सारी चीज़ें सामने आई। तो ये सारी चीज़ें जो हुई हैं, ये बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत ही ज़्यादा एक व्यक्ति का पूरा जीवन चला गया। पहली शादी, पहला साल था, पहला पुत्र था, वो पुत्र नहीं रहा इस दुनिया में, उसको बाल गोपाल रिफर कर दिया गया अगले दिन सुबह एक नाटकीय ढंग से। उनकी भी सांठगांठ कहीं ना कहीं इसमें लगती है, क्योंकि यहाँ आए वहाँ के डॉक्टर बाल गोपाल के और बच्चे को उठा करके ले गए। हमें उस समय भी देखने नहीं दिया गया बच्चे को, कि हम जान पाए कि क्या स्थिति है क्या नहीं है, कुछ भी नहीं बताया गया। पूरा अंधेरे में रखा गया। और डॉक्टर और मरीज का रिश्ता ऐसा होता है, विश्वास का रिश्ता होता है, जिसको इन्होंने तोड़ा है। इन्होंने सारे नॉर्म्स को तोड़ा है, जो एक मेडिकल के नॉर्म्स होते हैं, जो एक शपथ होती है, डॉक्टर की, चिकित्सक की जो शपथ होती है, सारी सब तार इन्होंने कर दिया। और ऐसा कृत्य हमारे साथ हुआ, ऐसी बात नहीं, ऐसा बहुत लोगों के साथ हो रहा है। बस यही अंतर है कि वो लोग सामने नहीं आ पाते, क्योंकि वो भाग्य के भरोसे, हम नहीं छोड़ पाएंगे मगर इस चीज को भाग्य के भरोसे। हम इसमें न्याय चाहते हैं और आप लोगों का सहयोग चाहते हैं। बाल गोपाल में जब बच्चे को रिफर किया गया तो वहां पर नाटकीय ढंग से शाम को 5:30-6 बजे हमें बताया जाता है कि बच्चा नहीं रहा। उसी के साथ साथ जब लेखा को यहाँ से रामकृष्ण की एम्बुलेंस से रिफर किया गया, अब आप स्थिति को थोड़ा सा कल्पना करके देखिए। एक तरफ जो माता है, बच्चे की माता है, वो रामकृष्ण में जद्दोजहद कर रहे हैं हम लोग एडमिट कराने के लिए कि वो बच जाए, और एक तरफ बाल गोपाल में आधे परिवार वाले बच्चे के लिए पीड़ित है, परेशान है, चिंतित है कि बच्चा बच जाए। दोनों तरफ हमारे परिवार वाले पूरे परेशान। इतना दुर्दिन जो हमने देखा वो किसी दुश्मन को भी ईश्वर ना दिखाया, वो दिन हमको इन्होंने दिखाया। और अपनी सिर्फ कुछ इनको हास परिहास लगता है, क्या लगता है, ये तो यही जाने के लिए कि इन्होंने कोई मापदंड किसी प्रकार का, अगर आप किसी को ऑपरेशन के लिए, डिलीवरी के लिए लाते हैं तो उसकी पूरी आपको व्यवस्था करनी होती है, जैसे ब्लड अगर इमरजेंसी में आवश्यकता हो, ऐसे बहुत सारे नॉर्म्स हैं जिनका इन्होंने बिल्कुल भी पालन नहीं किया। और ये हमारी आपकी सबकी जरूरत पड़ती है हॉस्पिटल से, चिकित्सकों से। तो ये हर किसी के लिए है कि भाई ये समस्या हमारे साथ जो आई है, ये जो हमने देखा है, ये जो कष्ट हमने सहा है, आज दूसरे पुत्र का होने का भी, दूसरे बच्चे के आने का भी कोई चांस इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि उनका बच्चादानी निकाल के इनकी जान को बचाया गया। रामकृष्ण जब इनको ले जाया गया तो इतना ब्लड बह चुका था कि इनका यूट्रस रिमूव करना पड़ा, वही एकमात्र रास्ता बचा था इनकी जान को बचाने का। तो यूट्रस रिमूव करके वहाँ के डॉक्टरों ने बहुत मुश्किल से इनकी जान को बचाया और काफ़ी कष्ट के साथ फिर ये अभी यहाँ पर आपके सामने उपस्थित हुई। और मैं इसमें आप लोगों का सहयोग इस प्रकार चाहता हूं कि ऐसे जो सिंडिकेट की तरह, माफिया की तरह जो चिकित्सा को एक व्यवसाय बना लिए हैं, जो सेवा का माध्यम नहीं रह गया आज के समय पे, ऐसे अस्पतालों पर ऐसे चिकित्सकों की डिग्रियों की जांच, उनके हॉस्पिटल की जांच होनी चाहिए, उनका निलंबन होना चाहिए, उनको तत्काल प्रभाव से, ताकि अन्य व्यक्तियों को इस प्रकार की चीजों का सामना न करना पड़े। आप मुझे बताइए, क्या किसी आम आदमी की बूते की बात है कि वो 56 यूनिट, आप बिलासा और ये राजेंद्र ब्लड बैंक की बात करें तो प्लेटलेट्स उतनी मात्रा में नहीं है कि आप किसी मरीज के लिए उपलब्ध तत्काल प्रभाव से कर पाए। एक प्रोसीजर से होकर ये सारी चीज़ों को हमने फेस किया है, सामना किया है, उसकी जांच करने की भी आवश्यकता नहीं है। मैं अभी भी इनको यहाँ रख सकती हूँ। मतलब आप रिस्क पे रिस्क लिए जा रहे हैं।
मतलब आप ये भी कह रहे हैं कि अभी भी इसको ले जाने की आवश्यकता नहीं, मैं अपने पास रखूंगा। हमने रामकृष्ण जब लेकर गए तब जाकर के कहीं इनका जान सुरक्षित हो पाया। मुझे यही कहना है, आप सभी अपने चौथा स्तंभ है मीडिया, हमें आप पर पूरा विश्वास है, हमें न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास है। हम कोर्ट की शरण में भी गए हैं और उन कोर्ट से भी हमें न्याय की पूरी आशा है। और आप लोगों से जो चौथा स्तंभ है, हमें पूरी आशा है कि आपका सहयोग हमें मिलेगा और पीड़िता के परिवार को न्याय मिलेगा। आपकी कलम की ताकत से उनको न्याय मिल पाएगा और लोगों में ये जो जन जागृति आएगी कि किस प्रकार से जो डॉक्टर हैं उनके किस हमें झांसे में नहीं आ रहे और कैसे उनसे हमें बचना है, ऐसी समस्या से कैसे बचना। मुख्यमंत्री जी के यहाँ किया गया, कलेक्टर महोदय के यहाँ किया गया, सीएमएचओ साहब के यहाँ किया गया, इवन सीएमएचओ साहब के यहाँ रिपोर्ट भी बनी, लेकिन इन्होंने वहाँ जाकर कलेक्टर साहब से, जो पर्यवेक्षी अधिकारी की भूमिका में थे, कलेक्टर साहब विभोवन सिंह साहब हैं, उनकी भूमिका को इन्होंने क्या किया, स्टे लगवा दिया। जो हमारा आदेश आप लगा होगा, आपकी प्रेस विज्ञप्ति में अटैच है वो आदेश, सीएमएचओ साहब ने पक्ष में एक रिपोर्ट, उनकी जांच टीम है जो सरकारी डॉक्टरों की, उन्होंने पक्ष में एक रिपोर्ट बनाया जिसमें बताया गया कि इनके साथ में जाती हुई, ये दिख रहा है कि जाती हुई है। उस रिपोर्ट को इन्होंने स्टे लगा दिया यह कहकर कि इनको बोलने का अवसर दिया जाए, जबकि उनको पर्याप्त 2 माह का समय दिया गया था बोलने के लिए, तब वो भगाते रहे। सरकारी और जो टीम के वो डॉक्टर थे उनको वो भगाते रहे, उनसे बात करने से बचते रहे, और बाद में जब उनका ऑर्डर पास हो गया कि भाई वो तो समर्थन दे नहीं रहे, सहयोग कर नहीं रहे, तब जाके ये क्या करते हैं, स्टे लगवाते हैं। और स्टे लगने के बाद जवाब के 1 माह उसको भी गुजर चुके हैं। 14 मार्च को इन्होंने कलेक्टर जी का आदेश आया था कि इनको बोलने का अवसर दिया जाए हॉस्पिटल प्रबंधन को, और आज 1 माह उसको भी बीत चुका है, जवाब का कोई अता पता नहीं। सीएमएचओ साहब से बात करने पर एक बात, सीएमएचओ साहब से शिकायत हमें है, बात करने हम लोग जब जाते हैं तो वो कहते हैं मैं अकेला सीएमएचओ हूँ, अकेला प्रभारी सीएमएचओ हूँ, मेरे ऊपर बहुत सारे गाय हैं। तो क्या किसी का जान की कोई वैल्यू नहीं है क्या? एक बच्चा जो पहला पुत्र रत्न था, पहला बच्चा था, वो चला गया, नवविवाहित थे ये लोग, अब इनके जीवन में कोई तो चीजें बची नहीं, किसके कारण? एक हॉस्पिटल प्रबंधन का आपकी नैतिक जिम्मेदारी भी होती है, आपकी एक प्रशासनिक जिम्मेदारी तो है ही बतौर सीएमएचओ, लेकिन एक नैतिक जिम्मेदारी भी आपकी बनती है कि आप किसको न्याय दिलाने में अपना योगदान दे सकें। इस जी न्यायालय में क्या हुआ? न्यायालय में जो है रिट पिटीशन हमारे वकील के माध्यम से जो है वो फाइल हुआ है, और देखिए जो सीएमएचओ की रिपोर्ट है वही आधार बनेगी। ये लोग तो रिपोर्ट में हीला हवाला भी कर रहे हैं, तो पुख्ता रूप से अभी हमारा वहाँ पर आगे नहीं बढ़ पाया रिपोर्ट की, हम अभी प्रतीक्षा में, और जो कि प्रतीक्षा बहुत लंबी हो गई है। आरोप और न्याय की क्या मांग? देखिए आरोप हमारा यही है कि वो जो कि हमारा सीएमएचओ की रिपोर्ट में है वही हमारे आरोप थे, और इसमें मैंने आपको संलग्न भी करके सभी विषय दिए हुए हैं। आरोप यही है कि उनको सही तरीके से ट्रीटमेंट करना था, चीज़ों को जानना था, परिजनों को समझाना था। बहुत इसमें तो बहुत कठोर से कठोर धारा के अधीन इसमें कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये गैर इरादतन हत्या का मामला बन जाता है, लेकिन इसमें नया नॉर्म्स की बहुत आवश्यकता है। ये भी एक आप लोग तो बुद्धिजीवी वर्ग से हैं, ये आप देखिए किसी ने अगर हत्या कर दी तो 302 की कठोर धारा लगती है, उसके अधीन कार्रवाई होती है। लेकिन जब हॉस्पिटल में कोई व्हाइट कॉलर क्राइम करता है या अपने लापरवाही करता है, कभी ऑपरेशन करके पेट खुला छोड़ देता है, ऐसे डॉक्टरों के लिए कभी कुछ नहीं होता। ऐसे क्यों नहीं होता? क्यों मेडिकल की इतनी ज़्यादा जटिल है? आप सीएमएचओ से रिपोर्ट बनवाएं, फिर यहाँ जाए, फिर वहाँ जाए, आम आदमी इतना नहीं कर पाते, बहुत दिक्कत वाली बात है। इसलिए डॉक्टर इस प्रकार का कृत्य बेधड़क कर रहे हैं। मामला मेडिकल नेग्लिजेंस का है, जिसमें एक नवजात शिशु की मृत्यु हुई है। उसके बाद जो है माता की स्थिति इतनी कमज़ोर थी, इतनी नाजुक स्थिति थी कि रामकृष्ण में उनका यूट्रस रिमूव करके उनको बचाया जा सका। यूट्रस तो रिमूव हो गया, जान तो बच गई, लेकिन अब आने वाले समय पर उनको संतान उत्पत्ति का कोई अभी रास्ता नहीं है। और ये सारा जो दंश है, ये सारा जो नारकी स्थिति में जो परिवार को लाया गया है, ये 2 डॉक्टर इसमें जिम्मेदार हैं, डॉक्टर सुरभि महोदय, सौरभ महोदय, जिन्होंने लापरवाही ढंग से इस चीज़ों को हैंडल बिल्कुल भी नहीं किया। इस वजह से ये सारा चीज़ हुआ है। क्या चाहते? अभी हम लोग इस पर न्याय चाहते हैं। इस प्रकार की जो अस्पताल है, ऐसी जो अस्पताल है जहाँ पर ऐसा कृत्य होता है, उस पर सील लगे, कुमुद मोहब्बे मेमोरियल हॉस्पिटल पर सील लगे, ताला लगे, और कठोर धाराओं के अधीन दोनों डॉक्टरों पर, जो भी दोषी डॉक्टर हैं, उन पर कार्रवाई हो। इस मामले पर माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, जिलाधीश महोदय, माननीय स्वास्थ्य सचिव, मेडिकल काउंसिल छत्तीसगढ़, भारतीय राष्ट्रीय मेडिकल काउंसिल, सभी जगहों पर शिकायत हुई है। सीएमएचओ साहब, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, थाना प्रभारी महोदय, सभी जगह शिकायतें हुई हैं। शुभ नाम मेरा मेघराज यादव। मैं लेखा यदू हूँ। जब मैं हॉस्पिटल गई थी सुरभि महोदय के पास, तो वही प्रसव पीड़ा में लापरवाही हुई, मेरा बच्चा नहीं बच सका, मेरा यूट्रस भी रिमूव हो गया, तो मेरे को अभी फ्यूचर में कोई संतान का योग नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि जो मेरे साथ हुआ, जो चीज़ मैं फेस की, वो कोई और फेस ना करे। इसके लिए मैं चाहती हूँ कि उन पर कार्रवाई हो। सौरभ, सुरभि दोनों का लाइसेंस रद्द होना चाहिए, हॉस्पिटल सील होना चाहिए। कब का मामला?
24 नवंबर को मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई। क्या हुआ रीजन? जी, मैं जब मैं रेगुलर चेकअप के लिए गई थी तो मेरे को मैम बोली कि आप एडमिट हो जाइए, आज आपका प्रेशर करा देंगे हम। फिर मुझे पेन नहीं हो रहा था तो मुझे आर्टिफिशियल पेन देके 2 बार आर्टिफिशियल पेन दिया गया और मुझे एडमिट कराया गया। जब मेरा लेबर पेन स्टार्ट हुआ तब मेरे पूछने पर कि मैडम कहाँ हैं, बोला गया कि मैडम नहीं है। मैडम की अनुपस्थिति में वहाँ पे जो नर्स रहते हैं, जो उनके स्टाफ वाले, उनके द्वारा मेरा प्रसव कराया गया। उनका जो भाई है सौरभ, वो टाइम पे आता था चेक करने के लिए कि क्या हो रहा है, प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा, बस इतना बोल के चेक कराया गया था। और वहाँ पे कोई और ऐसे डॉक्टर नहीं थे, सिर्फ नर्सों के भरोसे मुझे छोड़ के गया था वहाँ पे। मैडम कहाँ गई? मेरे को तो नहीं पता, पर जब मैं पूछी वहाँ पे तो बोला गया कि मैडम पार्टी में गई है, आ रही है, मैडम पार्टी में गई है, आ रही है, मुझे सिर्फ इतना ही बोला गया था। अब मुझे ये तो नहीं पता मैम कहाँ गई थी, पर वो वहाँ पे नहीं उपलब्ध थी। लेखा यदु।